और स्टूडेंट्स बताओ क्या समाचार, कैसी चल रही है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत कठिन समय है ये और बहुत कम समय में हम लोगों को स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होना है। और क्लास 10th की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्लास 10th की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आपके लाइफ का फर्स्ट टाइम है जब आपके सोसाइटी वाले लोग, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव सभी लोग आपसे ये सवाल कर रहे होंगे कि इस बार क्या रिजल्ट रहा आपके, या आपके पेरेंट्स से सवाल करेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम का। तो बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है हम लोगों को। और इस पूरे तैयारी के दौरान मैं अभिषेक आलोक फ्रॉम लक्ष्य क्लासेस और हमारी टीम आपके साथ एग्जाम के अंतिम पेपर तक, एग्जाम के लास्ट समय तक जुड़ी रहेगी। और हम लोग हर एक सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे प्यारे बच्चों इस लक्ष्य डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम डिस्कशन करें प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं तो इससे लिंक टॉपिक एक चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड 10th का, इसके ठीक पहले का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें प्रीवियस क्लासेस में मैग्नेट्स के बारे में करी हुई हैं। और करंट के बारे में बात करें तो इसके पास इसके और भी इफेक्ट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करा है, लाइक केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। स्टैंडर्ड 10th में आपने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड इन टुडे चैप्टर वी विल डिस्कस दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ ही साथ हम लोग कुछ बेसिक चीजों को देख पा रहे होंगे। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर कर चुके होंगे स्टूडेंट्स, देन वी विल कवर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ रहे होंगे कि मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री क्या है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे बेटा करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देन हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे प्यारे बच्चों स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बेटा ड्यू टू सर्कुलर लूप। उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों बात कर रहे होंगे अबाउट सोलेनॉइड। देन हम लोग की डिस्कशन हो रही होगी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे होंगे फोर्स ऑन अ वायर दैट हैज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की सिंबल बी होती है बेटा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन कर रहे होंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। देन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इट्स एडवांटेजेस एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक सर्किट्स। यहाँ पे और भी कुछ चीजें हो रही होंगी बेटा। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, तो हिस्ट्री में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैग्नेटिज्म की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे चली। इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, मैग्नेट किन किन शेप्स में हम किन किन शेप्स में ये हम लोगों के पास अवेलेबल होता है, और उन शेप्स के आधार पे इनका क्या नाम होता है। इन सारी चीजों के बारे में बातें हो रही होंगी। तो बेटा लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। और सबसे पहली बात हम लोग करते हैं बेटा किस चीज के बारे में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे इसके ऑकरेंस की। सबसे पहले ये मैग्नेट कहाँ देखा गया,
तो जब हमने सबसे पहले मैग्नेट के जब हम बात करते हैं मैग्नेट के ऑकरेंस की, तो सबसे पहले ये ग्रीस का एक शहर था एशिया माइनर, और एशिया माइनर में एक जगह थी बेटा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में सबसे पहले इसकी ऑकरेंस देखी गई थी, एंड इट वाज द टाइम ऑफ अराउंड 600 बीसी। ये कब की बात है बेटा? 600 बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट। सबसे पहले हमने इसके बारे में जाना था। एक्चुअली हुआ क्या कि इस शहर में मैग्नीशिया में हमने ये देखा कि कुछ स्टोन्स हैं जो आयरोनिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, जब हमने इसके बारे में फर्दर स्टडीज करी और पता करा, तो हमने ये देखा कि एक्चुअली इन सब्सटेंस को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहली जो इसकी ऑकरेंस की बात आती है तो कहां से आती है प्यारे बच्चों? मैग्नीशिया नाम के शहर से आती है। और यहां पे जब हम डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जिस मटेरियल का बना था उसका नाम था लोडे स्टोन। लोडे स्टोन, आपके एग्जाम में इसका केमिकल फार्मूला पूछा जा सकता है। इसकी केमिकल फार्मूला Fe3O4, Fe3O4 इसकी केमिकल फार्मूला है प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों एक्चुअली जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, हमसे ये पूछा जाता है पहला सवाल कि व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव अट्रैक्टिव, रिपल्सिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर हम चार्ज की बात कर रहे हो बेटा, अगर हम किसकी बात कर रहे हो? चार्ज की बात कर रहे हो, तो चार्जेस के साथ क्या होता है ना, चार्जेस के साथ क्या होता है कि उनके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है। बट व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या है बेटा? Magnet is a substance which has attractive, repulsive, as well as directive property। मतलब जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे होंगे ना, देन इट विल ऑलवेज इंडिकेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि सर ये मैग्नेट कितने टाइप्स का होता है? देन इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इसकी जो होगी वो होगा बेटा नेचुरल मैग्नेट, दूसरी होगी इसकी आर्टिफिशियल। अब ये नेचुरल मैग्नेट्स का शेप कैसा है बेटा? इरेगुलर। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट के शेप की बात करें तो भाई साहब इसकी शेप फिक्स्ड हुआ करती है, इसकी शेप फिक्स्ड होती है। इसकी स्ट्रेंथ कॉम्परेटिवली क्या होती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट से वीक होती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल मैग्नेट्स। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के भी कुछ टाइप्स होंगे प्यारे बच्चों, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के जो कुछ टाइप्स हैं प्यारे बच्चों, जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के टाइप्स की बात करें तो इसके कुछ टाइप्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के आधार पे हम लोग इसकी बात करें बेटा, तो पहला होगा हमारा बार मैग्नेट, दूसरी होगी हमारी हॉर्स शो या यू शेप्ड मैग्नेट, उसके बाद होगा बेटा मैग्नेटिक निडल, उसके बाद हम जब बात कर रहे होंगे तो भाई साहब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कॉम्पास, जिसका अर्लियर ईयर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था प्यारे बच्चों नेविगेशन के लिए। बार मैग्नेट की बात करें तो इसकी शेप कैसी होगी बेटा? देन इट विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। अगर हम बात करें हॉर्सो मैग्नेट की, जनरली इट इज इन यू शेप। मैग्नेटिक निडल की बात करें तो इसकी शेप कैसी होगी प्यारे बच्चों? इट विल बी इन द शेप ऑफ एलोंगेटेड रोम्बस। ये किस शेप में होंगे बेटा? एलोंगेटेड रोम्बस के शेप में हो रहे होंगे ये। इट विल बी इन द शेप ऑफ एलोंगेटेड रोम्बस। मैग्नेटिक कॉम्पास की बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? देन व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज पाइवोटेड इन अ ब्रास बॉक्स। कैसे बॉक्स में बेटा? ब्रास बॉक्स में जब हम लोग मैग्नेटिक नीडल को पाइवोट करते हैं, देन इट इज कवर्ड, और जब हम लोग इसको कवर करते हैं विथ अ
glass, then this device is known as, this instrument is known as magnetic compass. I hope यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेटा कि बार मैग्नेट्स क्या हैं। अब हम बार मैग्नेट्स के बारे में बातें कर रहे होंगे बेटा। ये देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा बार मैग्नेट है बेटा। यू कैन सी हियर, इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, इसके दो पोल्स हैं बेटा, एक नॉर्थ पोल है, दूसरी साउथ पोल है। नॉर्थ पोल इज पेंटेड विथ रेड कलर एंड जनरली साउथ पोल इज पेंटेड विथ ब्लू कलर। लेकिन नॉर्थ के लिए फिक्स्ड है हमारा कि नॉर्थ पोल की कलर क्या होगी बेटा, रेड होगी। अब हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर ये बताओ कि इफ अ मैग्नेट विल बी कट, अगर हम एक मैग्नेट को कट करें दो पीसेस में तो क्या होगा। अगर हम एक मैग्नेट को छोटे छोटे पीसेस में करेंगे तो क्या ये नॉर्थ पोल हमारा एक साइड आ जाएगा, साउथ पोल एक साइड आ जाएगा? नो, एक्चुअली व्हेन वी ब्रेक अ मैग्नेट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, देन ऑन दैट स्मॉलर पीस, उस छोटे से पीस पे क्या होगा बेटा, नॉर्थ और साउथ दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बिकॉज ये डाइपोल नेचर का होता है, इसके पास हमेशा नॉर्थ साउथ दोनों रह रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ पोल भी दिख रहे हैं और साउथ पोल भी दिख रहे हैं। आई होप यहाँ तक की चीजें पूरी क्लियर होंगी। अभी जैसे देखो, हमने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ भाई साहब, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमने इसको ब्रेक करा तो ब्रेक करने के बाद भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक नॉर्थ और दूसरी साउथ। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, सपोज तुम घर से स्कूल गए और पूरे थके हारे, पूरे दिन के थके हारे तुम स्कूल से फिर घर पहुंचे, और जब तुम घर पहुंचे तो क्या हुआ, तुमने देखा कि बहुत टेस्टी स्मेल आ रहा है डिलीशियस फूड की। तो अच्छा एक बात बताओ, उस डिलीशियस फूड की स्मेल क्या तुम्हारे स्कूल तक पहुंच पा रही थी? नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे तुम घर पे अपने घर पे पहुंचे तो तुमने देखा कि अरे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है यार हमारे घर से तो खाने की। तो एक फिक्स्ड रीजन है ना जहां तक उस फूड की स्मेल जा रही थी। उसी तरह बेटा जब हम बात कर रहे हो एक मैग्नेट की ना, तो एक मैग्नेट के अराउंड एक फिक्स्ड रीजन होता है जो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जहां तक हम इसके फोर्स को या इसके अफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो रीजन है ना, दिस रीजन अराउंड द मैग्नेट अप टू विच वी कैन एक्सपीरियंस द अफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन कर रहे होंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन up to which we can experience the force produced by a magnet। अब दूसरी बात है बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ कुछ क्लोज लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, और एक तरफ से एक जगह से दूसरे जगह, एक पोल से दूसरे पोल तक ये जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो ये एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होते हैं विच इमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड outside the magnet and inside the magnet they emit from south pole to north pole। अभी मैं इसका दूसरा डायग्राम आपको दिखाऊंगा जिसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन इनसाइड भी रही होगी। तो अगर हमसे कोई पूछता हो कि व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो हम लोग प्यारे बच्चों ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व विच इमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ओके, अब हम लोग बात कर रहे होंगे किस चीज की बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है, इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इनके पास डायरेक्शन भी होती है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट हम अगर हम लोग बात करें, आप देख रहे होंगे स्लाइड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मतलब अगर हमने एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट के आसपास आप देखेंगे कि हमने एक कॉम्पास लिया,
उस मैग्नेट के नियर बाई हमने एक कॉम्पास रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर की ओर ये जो कॉम्पास का नॉर्थ पोल आप देख रहे हो ना, ये नॉर्थ पोल जो दिख रही है ना कॉम्पास की, जिधर की ओर इंडिकेट कर रहा होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आप देखेंगे इसको कि जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, देन क्या हुआ बेटा, इसने अपने ओरिएंटेशन को चेंज करा, बट ऑल्दो ये अपने फिक्स्ड पोजीशन की तरफ आ गया, और इसकी फिक्स्ड पोजीशन किधर की ओर आ रही है बेटा, दिस डायरेक्शन में। तो ये इसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा होगा ना, वही किस चीज की डायरेक्शन होगी बेटा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एक मिनट जरा मैं इसे इरेज कर लूं बेटा। हाँ, ये हमारी इरेज हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जब नेक्स्ट पॉइंट की हम डिस्कशन करें बेटा, तो नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट थिंग हमारी ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड terminates to south pole outside the magnet, but whenever we will talk about inside the magnet, जब भी हम inside की बात करेंगे तो inside में क्या हो रहा होगा बेटा, inside में ये कहां से मीट करेगा और कहां और किधर को टर्मिनेट करेगा, तो inside the magnet इसकी इमिशन और टर्मिनेशन किस तरह से होगी बेटा। तो जब हम inside की बात कर रहे होंगे ना, जस्ट वेट, inside की अगर हम बात कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ये हमारा मैग्नेट है, लेट दिस इज अ मैग्नेट एंड दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जो ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये हमारी नॉर्थ पोल है और ये हमारी साउथ पोल है, ठीक है ना, एक हमारी नॉर्थ पोल है और दूसरी हमारी कौन सी पोल है बेटा, साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से इमिट कर रहे होंगे, कहां टर्मिनेट हो रहे होंगे बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल इमिट फ्रॉम दिस पोल एंड टर्मिनेट टू दिस पोल। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दैट इज इसके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या देखी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट इट, ध्यान रखेंगे, इनसाइड द मैग्नेट इट इमिट्स फ्रॉम साउथ पोल एंड टर्मिनेट्स टू नॉर्थ पोल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें बेटा, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेट रखी हुई है, अब इस मैग्नेट के आसपास में आप देखेंगे तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये अलग अलग छोटे छोटे मैग्नेटिक कॉम्पासेस रखे हुए हैं। जैसे ही इस मैग्नेट को हम इसके आसपास ला रहे हैं, तो जिस मैग्नेटिक कॉम्पास पे जितनी ज्यादा फोर्स लग रही है, उतना ही ज्यादा इसके ओरिएंटेशन में क्या आ जा रहा है बेटा, चेंजेज आ जा रहा है, उतना ही ज्यादा इसके ओरिएंटेशन में क्या आ जा रहा है, चेंजेज आ जा रहा है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ना कोई दिक्कत नहीं होगी किन्हीं को। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की जो हम बात करें, देखिए यहाँ पे इस स्लाइड को मैंने जिसको एक्सप्लेन किया था, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सो दैट फील्ड लाइंस आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व, एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जब हम लोग बात कर रहे होंगे ना प्यारे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया पे। तो एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और ये हमें मैक्सिमम कहां मिलती है बेटा, तो पोल रीजन, जो मैग्नेट की पोल रीजन होती है ना, पोल रीजन पे जब आप देखोगे तो पोल रीजन पे इसकी नंबर सबसे ज्यादा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यू कैन सी हियर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे आपको मैक्सिमम दिख रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। आप इतने आप ऑलमोस्ट इसी एरिया को देखो तो यहाँ पे 3 ही और यहाँ पे ज्यादा है 3 से, तो यहाँ इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि लेट दिस इज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से गई और यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे आ गई, ऐसा नहीं होगा बेटा, कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन जानने के पहले एक और प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा प्यारे बच्चों, कि व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होता है बेटा, तो टेंजेंट एक लाइन होती है ना, जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है। जैसे ये आप सर्कल है, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करा जो इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही थी ना, तो ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा, टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ओके बेटा, अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे,
यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में इसकी ये मान लो इसकी नॉर्थ पोल हो गई, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसकी क्या होगी, साउथ पोल हो गई। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट कहां से हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट कहां से हो रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से मान लो इमिट हो रहे हैं और यहाँ टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यहाँ से इमिट हो रहे हैं, यहाँ टर्मिनेट हो जा रहे हैं। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी एक टेंजेंट, मैंने अब यहाँ जब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जा रहा है। तो जब हम हमसे कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सपोज क्या किया मैंने कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड को ला करके यहाँ इंटरसेक्ट करा दिया, ये यहाँ से ऐसे आया, ऐसे चला गया अंदर की ओर, ये अंदर चला गया ऐसे। तो जब इंटरसेक्ट, इफ यू सी एट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो क्या होगा बेटा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे जब फर्स्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इधर की ओर इंडिकेट करेगा, सेकंड पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर को इंडिकेट करेगा। मतलब एट द सेम पॉइंट मैं देख रहा हूं कि दो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस हो रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर वी यूज टू से दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। पहली बात कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल रही होती है उस पॉइंट पे, और किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। हाँ, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो दो दिखने लग जाएंगे। चलो बेटा, आई होप यहां तक की चीजें क्लियर होंगी प्यारे बच्चों आप लोगों की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बोली जा रही है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट्स एंड टर्मिनेट्स परपेंडिकुलरली। आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब भी इमिट या टर्मिनेट करेंगे तो ये यूं ही नहीं कर रहे होंगे, ये गलत हो जाएगा आपका। दे इमिट्स एंड टर्मिनेट्स परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पे कितनी एंगल फॉर्म हो रही है बेटा, 90 डिग्री की एंगल फॉर्म हो रही है। ओके एंड फाइन, कहानी पूरी क्लियर है बेटा। आई होप आपसे अगर कोई पूछता हो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है तो आप समझा देंगे अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला, इसका सिंबल भी है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोज कर्व है जो आउटसाइड प्रॉपर्टी में आ रहा हूं, और प्रॉपर्टी डेफिनेशन दोनों यहां सेम रहेगा। जो क्लोज कर्व है जो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से इमिट करते हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट करते हैं, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम वेयर, they start from south pole and terminates to north pole. Second property, magnetic lines of force, higher the number of magnetic lines of force, higher will be magnetic field strength, जिसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहाँ होती है बेटा, पोल रीजन में होती है। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, if we draw tangent at any point of magnetic lines of force, then it will give the direction of magnetic field at that point. फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें बेटा हम लोग तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट्स एंड टर्मिनेट्स परपेंडिकुलरली। आई होप यहां तक की बातें क्लियर होंगी, यहां तक की चीजें आपको समझ आ रही होंगी बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों, तो अभी हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बातें करी। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि क्या एक मैग्नेट ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, क्या एक मैग्नेट के पास में ही कैपेबिलिटी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने की, क्या एक मैग्नेट के पास में ही कैपेबिलिटी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने की, क्या कोई करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है क्या, तो इसके बारे में बातें होंगी थोड़ी सी और हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो है क्या कि ये बात है 1820 की, कब की बात है बेटा, ये बात है 1820 की। 1820 में हुआ क्या कि एक फिजिस्ट थे, बहुत अच्छे फिजिस्ट थे, जिन्होंने क्या करा कि एक करंट कैरिंग वायर को लिया और उसको एक मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कॉम्पास के आसपास में रखा। जब उन्होंने उसको मैग्नेटिक निडल और मैग्नेटिक कॉम्पास के आसपास में रखा और जब इससे करंट पास कराया, देन डू यू नो व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्होंने ये देखा कि भाई साहब ये जो मैग्नेट है जो मैग्नेटिक नीडल के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट था, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल गई, मतलब इसने अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। जैसे इसे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, जैसे ही हमने इससे करंट पास कराना शुरू किया,
जैसे ही हमने इससे करंट पास कराना स्टार्ट किया ना, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि जैसे ही इससे करंट जा रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट होने लग जा रही है। अब ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है भाई साहब? अच्छा एक बात बताओ, तुमने प्लानिंग करा है कि मुझे इस बार 10th में किसी तरह पढ़ाई करके अपने क्लास में टॉप करना है, रैंक 1 लाना है या डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। तो भाई साहब आपको अगर कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो कौन डिस्टर्ब करेगा? कोई स्टूडेंट ही कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन तो आपके रैंक को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो तो आकर के एग्जाम नहीं लिखेंगे। अगर कोई फार्मर है जो बहुत बढ़िया कर सकता है और बहुत अच्छी प्राइस जीत जीत सकता है फार्मिंग में, तो आखिर उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? उसको डिस्टर्ब कोई दूसरा फार्मर ही कर सकता है। अब मैं देख रहा हूं कि भाई साहब यहाँ पे रखी हुई है एक मैग्नेटिक नीडल, और इस मैग्नेटिक नीडल में क्या हुआ, इसको जैसे ही मैंने करंट कैरिंग वायर के पास में रखा, तो एज करंट स्टार्ट्स टू फ्लो ना, जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, वैसे ही क्या हुआ, इसमें डिस्टरबेंस हो गई। अब उसके बाद हमने क्या देखा भाई साहब कि जब हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करा, व्हेन आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसके डिस्टरबेंस की डायरेक्शन भी अलग हो गई बेटा, इसके डिस्टरबेंस की डायरेक्शन भी अलग हो गई। इससे हमें क्या पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि करंट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है ही है, इसके पास केवल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही नहीं है, बल्कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसकी डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन को चेंज होने से हो जा रही है। और इन सारे बातों को करने वाले कौन थे? तो एक बहुत बड़े फिजिस्ट थे बेटा, जिन्होंने इस चैप्टर में बहुत जबरदस्त काम किया है, हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, और 1820 की ये एक्सपेरिमेंट थी हमारी। ठीक है ना? आई होप यहाँ की चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब इस पूरे एक्टिविटी से क्या समझ आया भाई साहब? अभी इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही करंट का डायरेक्शन इधर की ओर हुआ, हम देख रहे हैं इसमें डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है। जैसे ही मैंने करंट के डायरेक्शन को चेंज करा, तो भाई साहब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब इससे ये हो रहा है कि करंट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड केवल प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है, अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। चलो बेटा, अब इसको जानने के लिए हमने स्नो रूल की बातें करी हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। अब ये स्नो फार्मूला क्या कहता है बेटा? स्नो फार्मूला को हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से, स्नो फार्मूला को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान देंगे आप लोग बेटा। अब ये स्नो फार्मूला क्या कहता है हमारा? स्नो फार्मूला क्या कहता है कि अगर इफ देयर इज अ मैग्नेटिक नीडल विच इज आउटसाइड अ करंट कैरिंग वायर, एक मैग्नेटिक नीडल है, कहां पे रखा हुआ है? ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर रखी हुई है। सपोज ये इसकी साउथ पोल है और ये इसकी नॉर्थ पोल है, ठीक है ना? एंड करंट किधर से किधर की ओर जा रहा है? साउथ पोल टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल along the magnetic needle. Then deflection of this north pole ना, and this magnetic, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूज नहीं होंगे। जब ये जो मैग्नेटिक नीडल है हमारी, इट शुड बी केप्ट ओवर द करंट कैरिंग वायर। देन डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल जो है ना, ये किधर की ओर होगी बेटा? वेस्ट की ओर होगी। मींस साउथ, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। बातें समझ आ रही? तो जब इसकी डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर होगी, मान लो इसकी डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर होगी, तो इसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी? ईस्ट की ओर होगी। अच्छा सपोज मैंने क्या करा कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अभी नॉर्थ टू साउथ जा रही है करंट, तो क्या होगा? अब ये नॉर्थ पोल किधर की ओर डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा? इसकी डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगी बेटा? इसकी डिफ्लेक्शन ईस्ट की ओर हो जाएगी, और इसकी डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर हो जाएगी। हाँ, अच्छा चलो, ये सिचुएशन हुआ। उसके बाद अगर मैंने इस करंट कैरिंग वायर को नीचे के बजाय कहाँ रख दिया? अगर मैंने इस करंट कैरिंग वायर को बेटा ऊपर रखा, करंट कैरिंग वायर को कहां रखा बेटा? करंट कैरिंग वायर को हमने ऊपर रखा। जब ऊपर रखा तो क्या होगा बेटा? सिचुएशन फिर क्या हो जाएगी? पहले की रिवर्स हो जाएगी। आई होप स्नो फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा बेटा। साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, when current flows from south to north, the north pole of the magnet deflects over west. Is it okay and fine? आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को डाउट नहीं होगी। अब ये तो हमें समझ में आ गया प्यारे बच्चों, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जब एक करंट कैरिंग वायर की बात कर रहा हूं, तो एक करंट कैरिंग वायर के पास क्या होती है बेटा? एक करंट कैरिंग वायर के पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आखिर इसकी डायरेक्शन भी तो अपने को फाइंड आउट करनी होगी ना। अब हम कैसे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे? देन इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक एक्टिविटी करके देखा, और हमने
यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करा। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है बेटा? रियोस्टेट एक तरह का एक टाइप की रेसिस्टर होती है जो वेरिएबल मतलब बहुत सारे वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस को शो कर सकता है। अलग अलग कंडीशन में उसको सेट करते हैं हम लोग। उसके क्लैंप को सेट करके हम लोग अलग अलग सेम रेसिस्टर से अलग अलग वैल्यू की रेसिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इस पूरे सेटअप में देखो कि अभी से ये एक बैटरी है, एक एमीटर है जो करंट के स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा, स्विच है और ये है। अब हमारे पास है एक कार्डबोर्ड, ठीक है ना। इस कार्डबोर्ड पे मैंने रख दिए कुछ आयरन फाइलिंग्स और हमने क्या करा बेटा, करंट फ्लो कराना स्टार्ट करा। अब जैसे ही करंट की फ्लो स्टार्ट हुई तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे आप देख सकते हो कि जो स्कैटर्ड थे ना आयरन फाइलिंग्स, उन्होंने सर्कुलर लूप्स फॉर्म कर दिए। क्या फॉर्म कर दिए बेटा? उन्होंने सर्कुलर लूप्स फॉर्म कर दिए। अब सर्कुलर लूप्स फॉर्म होने का मतलब भाई साहब कुछ तो यहाँ पे लॉजिक है सर्कुलर। अब हमारे मन में ये सवाल आया कि इस लॉजिक के हेल्प से क्या हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग दिस एक्टिविटी। अब इसके लिए हमें जानना होगा राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है बेटा? तो राइट हैंड थंब रूल को हमें बड़े अच्छे से समझना है। जैसे मान लो कि ये हमारी पेन है एंड करंट ऊपर की ओर जा रहा है। करंट किधर की ओर फ्लो कर रहा है बेटा? ऊपर की ओर। एंड राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इफ वी टेक अ करंट कैरिंग वायर, ये वायर है, ये पेन एक वायर की तरह काम कर रहा है जिसमें करंट नीचे से ऊपर जा रही है, और अगर मैं अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखूं तो राइट हैंड के, ठीक है ना, देन रेस्ट ऑफ द रैप्ड फिंगर्स जो है ना हमारे, ये जो फिंगर्स जो मूव कर रहे हैं ना, दिस फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज मैंने इस वायर को क्या करा? डाउनवर्ड रखा। अब जैसे ही मैंने डाउनवर्ड रखा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये करंट नीचे की ओर जा रही है, हमारा थंब इसको इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और हमारी जो रैप्ड फिंगर्स है उसकी डायरेक्शन भी पहले से रिवर्स हो गई। पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी बेटा? पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी? पहले इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। आप देख पा रहे होंगे इसकी डायरेक्शन कैसी है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। ओके एंड फाइन। चलो यहां तक की चीजें क्लियर होंगी बेटा। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। इमेजिन दैट यू हैव held the conductor in your right hand in such way that your thumb points the direction of current, then the rest of the wrapped finger will give the direction of magnetic field. Is it okay? Turn your fingers around the conductor. The direction of the fingers in the direction of the magnetic field lines of force. आपकी जो फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को दिखा रही होगी, और इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एक्टिविटी एक्चुअली। ये हमारा अभी राइट हैंड थंब रूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ऊपर करंट जा रही है, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स जो मूव कर रही है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगी बेटा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट डिस्कशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कशन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट डिस्कशन की हम बात करें तो नेक्स्ट डिस्कशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, और सॉरी लास्ट वाली जो फिगर है इसमें करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज होगा। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े बेटा हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर क्या हो कि मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को, करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दूं, मतलब बैटरी की मतलब ज्यादा पावर की बैटरी अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? जब करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा? तो जब करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है और इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी प्यारे बच्चों। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? अगर मैं करंट को डिक्रीज कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। एंड दूसरी चीज
मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, जैसे मुझसे कोई पूछे कि बताओ बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या इस पॉइंट पे, तो भाई साहब ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि क्लोज लूप्स हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब बेटा टाइम है हमारे पास एक क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? जब हम एक मैग्नेटिक कंपास को बार मैग्नेट के नजदीक लाते हैं तो आखिर डिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है? तो भाई साहब जब हम एक बार मैग्नेट के नजदीक मैग्नेटिक कंपास को ला रहे हैं तो हो क्या रहा है प्यारे बच्चों कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इसको जब हम मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल को इसके क्लोज लाएंगे तो इसके भी दो पोल्स हैं, इसके भी दो पोल्स हैं, और यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट होगी और इंटरेक्शन होगा, यहां से भी इमिट होगी, इंटरेक्शन होगा। अगर दोनों की डिस्टेंस मान लो यहां पे मैंने इसको ऐसे रख दिया तो डिस्टेंस सेम रहेगी तो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस सेम रहेगी तो क्या होगा? अब देखो मैं इसको क्लोज ला रहा हूं, क्लोज लाने से क्या होने लग रही है? डिफ्लेक्शन। क्यों डिफ्लेक्शन होने लग रही है? डिफ्लेक्शन इसलिए होने लग रही है प्यारे बच्चों क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रोडक्शन के कारण क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और इस कारण क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जा रही है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट exert force on both the poles of the compass needle. The force experienced by the two poles are equal. दोनों पोल के द्वारा जो फोर्स है, जैसा अभी हम डिस्कस करा, इक्वल एंड अपोजिट, these two forces forms a couple which deflects the compass needle. I hope it should be very clear to everyone. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है? अब देखो हमारे पास ए बी एक करंट कैरिंग वायर है। लेट दिस ए बी इज क्या है बेटा? करंट कैरिंग वायर है। अब बोला जा रहा है व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट पी, एक पॉइंट पी यहाँ पे है बेटा, दिस इज पॉइंट पी, ये हमारी पॉइंट पी है, और ये हमारी पॉइंट क्या है बेटा? ये हमारी पॉइंट क्यू है। हमसे ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों को पॉइंट पी और पॉइंट पी पॉइंट क्यू पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ क्या बोला जा रहा है बेटा? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्या करेंगे? वी विल अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। हम लोग देखेंगे, मान लो करंट इधर जा रहा है और ये जो वायर है ये कहाँ पे रखा हो? पेपर के प्लेन में। मान लो ये पेपर है, ये जो आपकी बोर्ड दिख रही है ये बोर्ड पेपर है, और करंट इस पेपर के प्लेन में जा रहा है। इफ वी कीप दिस थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो क्या होगा बेटा? हमारी जो रेस्ट ऑफ द रैप्ड फिंगर है वो किधर इंडिकेट कर रही होंगी? आउटवर्ड इंडिकेट कर रही होंगी। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? आउटवर्ड हो जाएगी पॉइंट क्यू पे। और पॉइंट पी की अगर हम बात करें तो पॉइंट पी पे क्या होगा बेटा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट पी पे क्या लग रहा होगा कि भाई साहब पॉइंट पी की तरफ में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये सारे बच्चों के लिए क्लियर होगा बेटा। अब हमसे एक पॉइंट और आस्किंग है, गिवन R1 इज लेस देन R2, ये R1 जो है R2 से कम है। R1 क्या है? R2 से कम है, तो क्या होगा अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ। तो भाई साहब हमने पढ़ा ना अभी कि जितनी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो भाई साहब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? R1 इज मोर, डिस्टेंस R1 ज्यादा है तो क्या होगी? स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होगी, और R2 इज लेस तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। वही बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, आप एक बार देख लेंगे, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। I hope it should be very clear to everyone. By applying right hand thumb rule, the direction of magnetic field at P is into the plane of P में into हमने डिस्कस किया, and Q out from the plane of the paper। ठीक है, चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या है कि अगर मैं इसी वायर को, सपोज हमारे पास ये वायर है, हमारे पास में ये वायर है, इस वायर को अभी ये स्ट्रेट रखा मैंने ऐसे, अगर इसी वायर को मैं सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, सर्कुलर लूप बना दूं इसकी, तो क्या होगा बेटा? अब अगर इस वायर की अगर मैं सर्कुलर लूप बनाता हूं तो क्या होगा? फिर वही होगी बातें, हम लोग यहां पे फिर अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब इसके जो हर सेक्शंस हैं वहां पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे यहां पे देखोगे तो इस तरह की होगी, यहां पे देखोगे तो इस तरह की होगी, यहां पे देखोगे तो इस तरह की होगी, यहां पे देखोगे तो इस तरह की होगी। मतलब फॉर ईच सेक्शंस, अगर हम हर एक सेक्शन की बात करें, देन फॉर ईच सेक्शन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिफरेंट। अब इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो इसको पहले मैं समझाता हूं, फिर हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा इसके लिए क्लॉक फेस रूल आता है, और इसके लिए इसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स निकाले हुए हैं, और ये वर्ड्स क्या है बेटा? एक होगी हमारी AN, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, A और एन की बातें हमने करी हुई है, और दूसरी होगी बेटा CS,
A फॉर एंटी क्लॉकवाइज, N फॉर नॉर्थ पोल, C फॉर क्लॉकवाइज, S फॉर साउथ पोल। अब बोलोगे सर ये CS क्या है? तो आपकी जब एग्जाम हो रही होगी ना बोर्ड की, तो वहां उस सेंटर के जो हेड होंगे, सेंटर ऑफ सुप्रिटेंडेंट, तो वहीं से ये शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो लॉजिक के लिए, सेंटर ऑफ सुप्रिटेंडेंट, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब इसको हम लोग समझना चाहें, अब इसको देखो कैसे है। ये देखो ये वायर है, मुझे मुझे पता है आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे हैं, झूठ कभी नहीं बोलते होंगे, कभी कभी बोल लेते हो, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो कहानी क्या है बेटा, मैं आप अभी ध्यान से देखोगे इसको, मैंने अभी अपने फिंगर को मूव कराना स्टार्ट करा है। बताओ तो जरा बेटा ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? क्लॉकवाइज है, पक्का ना? अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूं मैं ये क्लॉकवाइज है। अब बताओ तो जरा बेटा, देखो मैंने अपने फिंगर के मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं करा, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कंफ्यूज हो गए, फिर से देखते हैं हम लोग। ये बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है बेटा? क्या है? क्लॉकवाइज। ओके, ओके। अभी देखो मैंने अपने फिंगर के मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं करा। अब बताओ तो बेटा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अरे सोच लो यार। अच्छा नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उसी डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब देखो हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, मतलब नहीं नहीं, मैं भी सही हूं, तुम भी सही हो, गलत कोई नहीं है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। अब देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है ना प्यारे बच्चों, कि इस वायर की बात करें तो इसका एक फेस जो है ना क्लॉकवाइज, ये वाली फेस क्लॉकवाइज काम कर रही है, तो ये वाली जो फेस है वो एंटी क्लॉकवाइज काम करेगी, और ये वाली फेस अगर एंटी क्लॉकवाइज काम कर रही है तो ये वाली फेस क्लॉकवाइज काम करेगी। ओके एंड फाइन, स्टोरी इज वेरी क्लियर ना? मतलब सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे उसका एक फेस क्लॉकवाइज और एक फेस एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा होगा। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टोरी हमारी क्या है? नेक्स्ट स्टोरी में हमसे ये कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि अब ये हमने लॉन्ग वायर लिया, इसको सर्कुलर शेप दिया, अब क्या हुआ भाई साहब, हमने इसे इस कार्डबोर्ड में अटैच कर दिया, दो होल्स किए कार्डबोर्ड में और इस वायर को हमने अटैच कर दिया, और हमने इससे स्टार्ट कराना शुरू किया मैग्नेटिक क्या करंट। जब हमने इससे करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया तो मैंने क्या देखा, हमने क्या देखा कि भाई साहब इस कार्डबोर्ड पे कुछ आयरन फाइलिंग्स जो रखे हुए थे पहले से, अब वो अपने आप को रीअरेंज करने लग गए और इस तरह की क्या बनने लगे बेटा, लूप बनने लग गई, सर्कुलर लूप्स बनने लगे। मजे की बात पता है क्या बेटा, यहां पे देखोगे तो स्ट्रेट लाइन लूप बनेगी। कैसी लूप फॉर्म होगी? स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में यहां से सवाल आते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो तो ध्यान से बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे भी हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, तो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस एंड पे इधर की ओर होगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या हो रही, करंट इधर जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की ओर होगी, ठीक है। और बीच में क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इज इट ओके एंड फाइन? इज इट ओके एंड फाइन? एक फेस हमारा इधर का फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा और उधर का फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। अभी बातें करी ना हम लोगों ने, अभी बातें करी ना हम लोगों ने। चलिए आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, अब यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है भाई साहब, अगर मैं करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं तो फिर वही बातें होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और डिस्टेंस लूप की जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। डिस्टेंस मतलब सेंटर, सेंटर ऑफ दिस लूप जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस कही जाती है। तो आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए यही आपकी स्टोरी है बेटा साउथ पोल की और नॉर्थ पोल की। मतलब अगर करंट का फ्लो किधर हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज, तो ये फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। आई होप इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। अभी हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस के कारण देखा। सबसे पहले हमने बार मैग्नेट क्या देखा, बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है ना ये, बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस होती है वो कुछ इस तरह की होंगी। स्ट्रेट वायर के तरह हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होंगी, ठीक है। सर्कुलर लूप के कारण हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होंगी, ठीक है, सर्कुलर होंगी एवरी पॉइंट पे। और बीच में क्या होगा बेटा, बीच में हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी होगी। आप अगर ध्यान से देखो लास्ट वाले फिगर को बेटा, लास्ट वाले फिगर को आप, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। अब हमने यही है स्टोरी, देखो ये देख रहे हो ना, दिख रही है क्या हुआ बेटा, जब जब इससे करंट पास करने लगी,
जब इस लूप से करंट पास करी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनने लगे। ओके एंड फाइन। ये देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। बीच में स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, बोला था ना मैंने तुम्हें। चलो, आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं जिनके रेडियस क्या हो रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं और फ्लैट ऑन होते चले जा रहे हैं, और सेंटर में क्या हो रही है भाई, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। अब बोलोगे सर ये सोलेनॉइड क्या नई चीज आप लेकर के आ गए, सोलेनॉइड क्या है? तो बेटा जब भी हम सोलेनॉइड की बात करेंगे ना, सोलेनॉइड का मतलब क्या है, अभी हमने क्या करा, देखो ये चैप्टर बड़ा बहुत सीक्वेंस में चलता है ना। हमने स्ट्रेट वायर, पहले हमने एक मैग्नेट की बात करी, फिर हमने बोला कि भाई साहब करंट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हाँ तो स्ट्रेट वायर में हमने चेक करा, फिर हमने उसे बेंड करा। अब मैं पता है क्या करूंगा, इस बेंडिंग को जो है ना कुछ और भी ज्यादा टर्न्स दे दूंगा, कुछ और भी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इसकी मैं बढ़ाऊंगा। तो जब हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स को जब इंक्रीज करेंगे ना तो हमें ये एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी। और पता है इस स्ट्रक्चर का हम क्या नाम देंगे बेटा, इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलेंगे सोलेनॉइड। दिस स्ट्रक्चर विल बी कंसीडर्ड टू बी एज अ सोलेनॉइड। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड कैन बी ऑब्टेन। सोलेनॉइड कैसे बनेगा, तो अगर किसी भी वायर को हम लोग इक्वल रेडियाई के कोसेंट्रिक सर्कल्स में एक नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट करें तो जो स्ट्रक्चर बन करके आती है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ वायर will be bent in the form of concentric circles of equal radii into a number of turns, then this structure is known as solenoid. I hope it should be very clear to everyone. ये सारे बच्चों का क्लियर होगा, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder. Okay, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स डालें, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स यही हमारी क्या है बेटा, सोलेनॉइड है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बेटा, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अब क्या हुआ कि इस सोलेनॉइड से मैं क्या पास करा रहा हूँ, करंट पास करा रहा हूँ। तो भाई साहब हमने तो अभी देखा ना कि अगर एक सर्कुलर सिंगल टर्न होगा तब भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहां भी फॉर्म होनी चाहिए, बननी चाहिए, बिल्कुल। अब देखोगे बेटा आप कि जैसे ही करंट पास करना स्टार्ट कर रहा है ना, इससे एट करंट स्टार्ट्स टू पास फ्रॉम दिस सोलेनॉइड, तो क्या हो रही है बेटा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और मैग्नेटिक फील्ड बन कैसे रही है, ध्यान से देखोगे इसके डायरेक्शन को। अच्छा फिर से देखना है क्या, चलो फिर से मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही है, ये देखो, ये ऐसे गया, ऐसे गया मीन्स कैसा हुआ बेटा, ऐसे गया मीन्स कैसा हुआ, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रही है करंट। तो जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये फेस इसका किसके तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ। इधर देखोगे ध्यान से, तो इधर करंट कैसे आ रही है बेटा, ऐसे आ रही है, मतलब कैसे आ रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा बेटा, ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगी। तो ये सोलेनॉइड जो है ना हमारा एक एंड से साउथ पोल की तरह काम करता है और दूसरे एंड से नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। इज इट ओके एंड फाइन? चलो, और ये हमारे क्या बनते हैं बेटा, नंबर ऑफ कोसेंट्रिक लाइन सर्कल्स बनते हैं बहुत सारे। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी, कोसेंट्रिक सर्कल्स नहीं यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। हो क्या रहा है बेटा, हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न बन रही है। आप ध्यान से देखो तो ये किसके तरह लग रहा है, ऐसा पैटर्न मिला था क्या हमें कभी? हाँ, बार मैग्नेट को अगर आप ध्यान से देखो तो बार मैग्नेट में भी चीजें ऐसी ही हो रही थी, बार मैग्नेट की भी पैटर्न सिमिलरली ऐसी ही थी। अब हमसे कोई बोले कि सर बताइए इसकी स्ट्रेंथ किन बातों पर डिपेंड करती है सोलेनॉइड की, तो पहली तो करंट पे डिपेंड करेगी। करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, आप देख रहे हो ना यहाँ, करंट की अगर मैं स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? ड्यू टू सोलेनॉइड। अगर मैं करंट के स्ट्रेंथ को कम कर दूं तो वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल से इमिट कर रहे हैं और साउथ में टर्मिनेट कर रहे हैं आउटसाइड, और इनसाइड क्या लग रहा है कि साउथ से इमिट कर रहे हैं और नॉर्थ में टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके एंड फाइन, स्टडी क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को भी? चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी फैक्टर क्या होगी बेटा, अगर इसकी रेडियस बड़ी हो, रेडियस बड़ी हो तो क्या होगा, रेडियस बड़ी हो तो क्या होगा बेटा, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब क्या होगा बेटा, अगर इसकी रेडियस बड़ी हो तो स्ट्रेंथ कम होगी, और रेडियस छोटी हो, रेडियस बड़ी हो तो स्ट्रेंथ कम होगी, रेडियस छोटी हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये नंबर ऑफ टर्न्स। चलो इसको समझते हैं। अगर मान लो ये हमारे पास सोलेनॉइड है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे टर्न लगाया है। अब इसमें देखोगे आप,
तो भाई साहब इतने लेंथ की वायर आई। अगर इसी को मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स इसके मैं क्या करा दूं, इंक्रीज करा दूं, अब देखोगे तो क्या होगा बेटा, अब देखोगे तो क्या होगा, अब अगर ध्यान से देखोगे तो इतने ही दूर में क्या हो गई, इतनी लंबी वायर आ गई। तो जाहिर सी बात है कि पूरी लेंथ ऑफ वायर जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगी ना, तो क्या होगा बेटा, हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। मतलब सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रही है। पहली फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया, एक फिक्स एरिया में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस, इस कॉइल की रेडियस जितनी कम होगी उतनी ही इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर इसकी स्ट्रेंथ रेडियस ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की चीजें आप सारे बच्चों की क्लियर होंगी। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा कि व्हाट डज, ये पैरेलल लाइंस क्या बता रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइंस ये बता रहे हैं कि ये सोलेनॉइड हमारा किसके तरह काम कर रहा है बेटा, ये सोलेनॉइड हमारा काम कर रहा है बार मैग्नेट के तरह। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड विल बी यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या है बेटा, इक्वल है, तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है बेटा, आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि व्हाट आर द relevancy and how we can compare a solenoid with a bar magnet। एक बार मैग्नेट को एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज सोलेनॉइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन अभी हमने जस्ट समझ ली, सोलेनॉइड क्या है बेटा। उसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसको कंपेयर करना है, तो जब हम इसके कंपैरिजन की अगर बात करेंगे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस होगी वो ऑलमोस्ट क्या, लगभग पूरी तरह से इक्वल होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। आप बार मैग्नेट में भी देखते हो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से मीट होते हैं, साउथ से टर्मिनेट होते हैं आउटसाइड। उसके बाद इनसाइड बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज वी गेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लगभग सारी बातें यहाँ भी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि when electric current is passes through the solenoid, magnetic field produced in it, the magnetic lines of force are similar to that of lines of the bar magnet. Solenoid has all properties of the field produced by a bar magnet. One end of the coil acts as the south pole। जाहिर सी बात है ना, हमने भी देखा कि एक इंड उसकी साउथ पोल की तरह काम करती है और दूसरी इंड उसकी किसके तरह काम करती है बेटा, नॉर्थ पोल की तरह बात करती है। अब हम दो मटेरियल की बात करेंगे बेटा, दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एल्निको और नाइपर मग। अब एल्निको और नाइपर मग दो एलवाय हैं बेटा, जिन जिन टू एलवाय का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। हम लोग मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा किस चीज के बारे में, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू सोलेनॉइड का नेक्स्ट पार्ट। इसको थोड़ा सा मैं हम लोग यहाँ पे लेकर के चलते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा यहाँ पे। अब देखिए अब स्टोरी क्या है, ये हमने देखा कि ये हमारे पास में क्या है बेटा, स्ट्रेट वायर है। इसको मैंने कुछ टर्न्स दिए, ये क्या बना, हमारा सोलेनॉइड बना। अब इस सोलेनॉइड के अंदर हमने रखा एक कोर, क्या रखा बेटा, कोर रखा हमने रखी कोर। अब ये कोर की जो नेचर है ना, ये अलग अलग हम लोग रख सकते हैं। जैसे कभी कभी हम ये कोर किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर हो गई। कभी कभी हम ये कोर किस चीज की यूज करते हैं बेटा, स्टील की, स्टील की कोर यूज करते हैं। तो जब हम इसके कोर को सॉफ्ट आयरन का रखते हैं ना, और जैसे ही करंट पास करना स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड से, देन दिस होल सिस्टम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, ये कोर भी किसके तरह बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। मतलब क्या हुआ बेटा कि एज करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम दिस कॉइल, जब करंट इस कॉइल से पास करना स्टार्ट करता है, तो ये जो आप कोर देख रहे हो जो हमने सॉफ्ट आयरन की यूज करी है, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और
इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर मैं इसको स्टील का रखूं तो स्टील की अगर ये कोर है ना, तो करंट के पास फ्लो स्टार्ट होते ही ये मैग्नेटाइज्ड नहीं होती है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो है ये मैग्नेटाइज्ड हो जाती है। और कॉम्परेटिवली इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, जब हम लास्ट वाली कोर जो हमने सॉफ्ट आयरन की यूज करी थी उससे कम होती है। मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मतलब ये होता है कि अगर मैं देखूं, अगर हमने बात करी और आयरन की बात करी, सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन की बात करी, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी ना, वहां पे जो मैग्नेट बना उसका नाम रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो दूसरी क्या होती है बेटा, परमानेंट मैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली। मतलब जैसे ही मैंने इस कॉइल से करंट पास कराना स्टार्ट करा तो क्या हो गया, ये ये मैग्नेटाइज्ड हो गए, लेकिन जैसे ही हमने करंट का फ्लो रोक दिया, हमने करंट की फ्लो ब्रेक कर दी, तो क्या हुई भाई, इसने अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर दिया। परमानेंट मैग्नेट में क्या है भाई साहब, इसकी कोर किस चीज की थी, स्टील की थी, एंड इट कांट बी मैग्नेटाइज्ड इजीली, बट वंस इफ इट विल बी मैग्नेटाइज्ड देन इट विल नॉट डीमैग्नेटाइज्ड इजीली एज करंट स्टार्ट्स टू एज करंट स्टॉप्स टू फ्लो। तो मतलब क्या देखा हम लोगों ने बेटा, कि ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर स्टील का होगा, इसकी कोर किसकी, सॉफ्ट आयरन की। इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजीली, इजीली it can't be, it will not magnetized as current starts to flow, it takes some time, it takes some टाइम, ये थोड़ा समय लेता है मैग्नेटाइज होने के लिए। लेकिन एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो ये जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। डू नॉट मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज एज करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, स्टार्ट्स टू फ्लो, ठीक है, इट टेक्स सम टाइम, ठीक है बेटा। लेकिन इसके साथ में क्या है कि भाई साहब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जैसे ही करंट स्टॉप स्टॉप होगी तो ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, और ये इस करंट के फ्लो के स्टॉप होने के बाद भी इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो भाई साहब क्या है, इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी स्ट्रेंथ किससे, परमानेंट मैग्नेट से। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, लो होती है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हाँ, ये हाई होगी, ये क्या होगा बेटा, लो होगा। ओके एंड फाइन। चलो, तो हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में बातें करी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स व्हिच कैन बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली। परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स व्हिच can be magnetized after passing through current from itself, but it will be magnetized after some time, and once if it will be magnetized, अगर एक बार ये मैग्नेटाइज हो जाता है then it will not be magnetized as current stops to flow। हाँ, इसकी कोर स्टील के होंगी, इसकी कोर सॉफ्ट आयरन की होगी, या इसकी स्ट्रेंथ हाई होगी किससे बेटा, परमानेंट मैग्नेट से, और इसकी स्ट्रेंथ लो होगी किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन कर, निको और नाइपर मग एक्चुअली अलवाएं हैं, जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में जिन अलवाय का यूज करते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एल्निको और नाइपर मग, ठीक है। ये अलवाय किसका होता है बेटा, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट का, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, निकेल होती है, एल्यूमिनियम होती है, और भी कुछ अदर मटेरियल्स मिला करके हम लोग इसका अलॉय बनाते हैं। एक्चुअली ये जो अलॉयज है ना, ये जब इनसे हम क्या करते हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, तो उन परमानेंट मैग्नेट्स का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, डिफरेंट एल्निको एंड नाइपर मग के बारे में। अब नाइपर मग किन के बने होते हैं बेटा, नाइपर मग हमारे जो बने होते हैं, ये किन के बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल एंड टाइटेनियम। एल्निको किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट के बने होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी आप लोगों को, नाइपर मग और एल्निको है ये। और इनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स में जैसे अगर हम इसकी यूज़ की बात करें, माइक्रोफोन्स में इसकी यूज़ करते हैं हम लोग, लाउड स्पीकर्स में यूज़ करते हैं, इन सारे जगहों पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर और भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं, है ना।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज कहाँ करते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अगर यूज की हम बात करें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइक्रोफोन्स दिख रहे होंगे आपको, ये लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रिक क्लॉक वगैरह में इसकी यूज होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या है बेटा स्टोरी? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में का यूज हम कहाँ पे करते हैं? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आयरन स्क्रब है, इसको पिक करना है, ठीक है ना? या हम लोग कोई गार्बेज है, गार्बेज से मुझे आयोनिक सब्सटेंसेस को पिक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक क्रेन लेंगे, जिस क्रेन के बेस में क्या लगा होगा बेटा? जिस क्रेन के बेस में क्या लगा होगा? अब जैसे इसे अब देखो, इसको पिक करके एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम पास कराएंगे इससे करंट पास कराएंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसको अट्रैक्ट करेगा और पिक करके यहाँ से उठा करके यहाँ रख देगा, ठीक है ना? आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की यूज किया। अभी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ऐसा करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन का एक अलग सेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? स्पेशल सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट को पहले पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, चलिए अब बेटा हम लोग आते हैं, अभी तक हमने ये देखा प्यारे बच्चों कि एक स्ट्रेट वायर, फिर उसको बेंड करा, फिर हमने उसकी नंबर ऑफ टर्निंग्स दी। अब हमने क्या करा कि एक वायर को, अब देखो अब थोड़ा सा सिचुएशन और इंटरेस्टिंग बन रहा है हमारा। हमने इस वायर को क्या करा प्यारे बच्चों? इस वायर को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रख दिया। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपके पास में ये एक वायर है, ठीक है ना? ये वायर है, इस वायर को हमने क्या करा? इस वायर को हमने रख दिया ला करके एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, तो मैं क्या देख रहा हूँ? इस वायर को जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैं क्या देख रहा हूँ? ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये वायर है, ये वायर जो स्ट्रेट थी, ये वायर जो स्ट्रेट इस सर। चलो बेटा, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अब क्या होगा कि सपोज एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के पास देखिए, इस मैग्नेट के पास क्या है बेटा? हमने लाया एक स्ट्रेट वायर। क्या लाया हमने बेटा? एक स्ट्रेट वायर लाया। अब जब हमने एक स्ट्रेट वायर लाया तो क्या हुआ? ये देखो, एक स्ट्रेट वायर है, इससे मैंने करंट फ्लो कराना स्टार्ट करा। जब करंट की फ्लो स्टार्ट हो रही है तो क्या हो रहा है बेटा? अब देखो कि धीरे से ये वायर इधर बेंड हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगता है? क्योंकि हमने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेज में, हमने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों की दुनिया में फोर्स ही वो है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस ला सकता है। तो यहाँ पे अगर ये एक स्ट्रेट वायर थी, अगर ये वायर कैसी थी बेटा? स्ट्रेट वायर थी, और जैसे ही इस स्ट्रेट वायर से करंट पास करना स्टार्ट करा, तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, इसकी बेंडिंग हो गई। मतलब इसकी बेंडिंग अगर अगर इधर हो रही, तो कोई ना कोई फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, ठीक है? अब हमने क्या करा? करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब जब करंट के डायरेक्शन को चेंज करा, अब देखो हम लोग करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जब करंट के डायरेक्शन को चेंज करा हमने, तो क्या देख रहे हैं कि फिर भी इसकी बेंडिंग हो रही है, और अब इसकी बेंडिंग किधर हो रही है बेटा? अब इसकी बेंडिंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। मतलब प्यारे बच्चों, ये समझ में आया हमें, इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि इफ देयर विल बी अ करंट कैरिंग वायर which will be kept in an external magnetic field, then it will experience a force, और वो लगने वाली फोर्स कुछ बातों पे डिपेंड करेगी। वो बातें कौन कौन सी होंगी बेटा? तो वो बातें होंगी, जैसे मैंने करंट के डायरेक्शन को चेंज करा, अभी करंट के डायरेक्शन को चेंज करा था, तो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग चेंज हो गई थी। अगर मैं साउथ को इधर कर दूं और नॉर्थ को उधर उधर कर दूं, तब भी हमें पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि करंट इधर फ्लो हो रही है, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है क्लॉकवाइज, और नॉर्थ उधर होती, साउथ पोल इधर होता, तो क्या होता बेटा? ये वायर इस तरह बेंड ना होने के बजाय इस तरह से बेंडिंग इसमें होती, जैसा पहले सिचुएशन में हुआ था, ठीक है बेटा? तो इन सारे यहाँ पे तीन चीजें हमें देखने को मिल रही है। पहली चीज जो हमें देखने को मिल रही है बेटा, वो क्या है? तो फर्स्ट थिंग हमारी ये है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरी चीज क्या है बेटा? तो दूसरी चीज हमारी है प्यारे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो किधर से किधर की ओर होती है बेटा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। किधर से किधर की ओर होती है? देन इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। ओके एंड फाइन, आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है हमारा? और थर्ड हमारा क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है बेटा? फर्स्ट थिंग इज डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर साउथ पोल इधर हो जाए, नॉर्थ पोल उधर हो जाए, तो भी हम इसके डायरेक्शन में चेंजेस देखेंगे, वायर के मूवमेंट के डायरेक्शन में या बेंडिंग के डायरेक्शन में।
और थर्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन तीन चीजों को रिलेट करते हुए एक लॉ हमें जानना है जिसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है प्यारे बच्चों? तो फ्लेमिंग्स, जाहिर सी बात है ना, नाम ही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें किसकी बातें हो रही होंगी बेटा? लेफ्ट हैंड की बातें हो रही होंगी। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है बेटा? ध्यान से देखोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर को स्ट्रेच करते हैं, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, यहां भी मैं आपको दो वर्ड्स सिखाऊंगा ट्रिक्स के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है ना? तो फोर फिंगर, आपने एफएम रेडियो का नाम सुना होगा शायद, बहुत समय पहले हम लोग एफएम रेडियो सुना करते थे, विविध भारती और भी बहुत सारे चैनल हुआ करते थे। तो पहला क्या होगा? एफएम। दूसरी जो वर्ड आपको याद करनी है बेटा इस लॉ के लिए, वो होगा एम सी ए, ठीक है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, एम फॉर मिडिल फिंगर, सी फॉर करंट, और ए इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ये भी आप ध्यान रखिए, ए फॉर एम्पियर होता है ना, एम्पियर एसआई करंट की एसआई यूनिट है, तो यहां से आपको टेक्निकली ध्यान रखने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, चीजें क्या है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। आई होप आपको ये लोगों के कारण नहीं दिख पा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बगल में राइट डाउन कर देता हूँ, है ना? तो क्या है बेटा, थिंग्स क्या है कि यहाँ पे आपको दो वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, पहला एफएम, ठीक है ना, और दूसरी क्या है, एम सी ए। एफ फॉर फोर फिंगर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एम फॉर क्या हो गया, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, सी फॉर करेंट, एंड ये आप टेक्निकली ध्यान में रखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर। तो यहाँ से आपको टेक्निकली ध्यान रखने में आसानी होगी। तो बोला क्या जाता है, if we stretch first 3 fingers of our left hand, thumb, forefinger and middle finger, such a way that forefinger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then the thumb will indicate the direction of what? Force। मतलब बोल रहा है कि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को अगर मैं इंडिकेट करूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर मैं ओपन करूं, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताता है, तो थंब हमारा फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। आई होप चीजें पूरी क्लियर होंगी प्यारे बच्चों। ये सारी फिंगर, इसको देखो यहाँ डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया। मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है बेटा? तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। स्टेटमेंट आप लोग देख लेंगे, आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक की चीजें सारे बच्चों के लिए क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसको मैंने किधर रखा बेटा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये हो गया बेटा हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक करंट कैरिंग वायर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन रखा है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? हाउ विल द फोर्स गेट अफेक्टेड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट? अब क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है? अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में मैं स्पेशल डिस्कशन करूंगा पहले आप लोगों से कि क्यों एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करता है। एक्चुअली यहाँ पे स्टोरी क्या है ना बेटा कि अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ ह्यूज सोर्स ऑफ मैग्नेट, लेकिन अंतर क्या है कि अर्थ की जो नॉर्थ पोल है ना वो हमारे साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है, और अर्थ का जो साउथ पोल है वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होती है। तो क्या हो रहा है बेटा, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट, मतलब करंट किधर से आ रहा है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया बेटा। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, मतलब इधर अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, इधर अर्थ की साउथ पोल होगी। हाँ, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थ्री फिंगर्स को यहाँ पे ये करेंगे बेटा, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई? मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बता रही है। ये फिंगर हमारी, अगर ध्यान से देखो आप, ये फिंगर हमारा
NE नॉर्थ ऑफ अर्थ, साउथ ऑफ अर्थ, ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है। तो थंब हमारा किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ पे या डाउनवर्ड जा रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन किस चीज की बेटा, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे इसकी बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट विल बी डाउनवर्ड। आई होप इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, कि नहीं वो कोई डाउट नहीं होगी बेटा। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा ये बोल रहा है, अच्छा इसमें कुछ और पार्ट बोल रहा है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, अगर करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई साहब कि जो डाउनवर्ड जा रहा था वो अपवर्ड फोर्स लगने लग जाएगा। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट बोला जा रहा है डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर करंट के मैग्नीट्यूड को हम लोग डबल कर लेंगे तो क्या होगा, जब करंट के मैग्नीट्यूड को डबल करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्न्स a uniform magnetic field at right angle to it as shown in figure, in which direction will the electron move, state the principle applied by you to finding the direction of motion of the electron। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन की मोशन हो गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जिधर की ओर मूव करता है करंट की फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, पता है ना आपको। करंट की फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, मतलब ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। करंट किधर से किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। करंट को कौन बताता है, मिडिल फिंगर करंट। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताता है बेटा, FM फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट MCA। तो थंब हमारा किधर आ रहा है बेटा, आउटवर्ड आ रहा है। किधर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड की ओर आ रहा है। मतलब क्या होगी भाई साहब, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड होगी। और प्यारे बच्चों कौन सी रूल यहाँ पे लग रही है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लग रही है। आई होप आप आंसर देख पा रहे होंगे, नॉर्मली आउटवर्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लग रहा है और इससे ये चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के पास कौन सी चार्ज होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होती है। और जो प्रोटॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसके फ्लो की होगी, करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी नहीं चेंज होगी। हाँ, जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन को हम प्रोजेक्ट करेंगे बेटा, जब प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा। अभी देखा ना, प्रोटॉन फ्लो होगी तो करंट, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है तो ये करंट फॉर्म करेगा। और करंट की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो करेगा तो वहां पे उस प्रोटॉन के ऊपर क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स लगेगी। और वो फोर्स अगर लगेगी तो इसके वेलोसिटी को चेंज करेगा। और एक टर्म है मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होती है बेटा, नाइन्थ में आपने पढ़ा था, हम आपने पढ़ा होगा P इक्वल्स टू M इंटू वी। अब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या, C और D दोनों ऑप्शन क्या होगी बेटा, इसकी करेक्ट होगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर फॉर एवरीवन, ये सारे बच्चों के लिए क्लियर होगा, इसमें किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये आप देख रहे हैं C and D आर द करेक्ट ऑप्शंस। आगे देखते हैं हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में। जब हम करंट की बात करेंगे ना बेटा, तो करंट के दो टाइप्स के बारे में हमें जानना होगा। एक हमारी होगी बेटा अल्टरनेटिंग करंट, दूसरी होगी हमारी डायरेक्ट करंट। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोग डायरेक्ट करंट की बात कर रहे होंगे तो डायरेक्ट करंट कैसी होगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारा डायरेक्ट करंट है। और दूसरा जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट का बात करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट में आपको जानना चाहिए, पहले सबसे पहले ये जान लें कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता क्या है। तो डायरेक्ट करंट एक ऐसा डायरेक्ट करंट ऐसी करंट होती है जिसमें करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो रही होती है बेटा, चेंज हो रही होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है बार बार। ये आप देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, आप देख पा रहे होंगे इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट करंट में, तो डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। डायरेक्ट करंट में ऐसी चीजें नहीं हो रही होंगी। अब स्टोरी क्या है बेटा, अब स्टोरी क्या है
कि डायरेक्ट करंट हमें मिलते कहाँ से हैं, डायरेक्ट करंट को हम लोग ऑब्टेन कहाँ से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट करंट को ऑब्टेन करने के लिए हमें बैटरीज की रिक्वायरमेंट होती है। बैटरीज से हम डायरेक्ट करंट ऑब्टेन करते हैं। और जब हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स करंट के सोर्स क्या है, जनरेटर्स जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स होते हैं हमारे। ठीक है बेटा, ठीक है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये हमारा डायरेक्ट करंट का सोर्स होगा, ये हमारा जनरेटर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा। यहाँ से आपके दो सवाल बनते हैं आपके एग्जाम बेटा कि व्हाट आर एसी एंड डीसी। दूसरी क्वेश्चन हमसे ये पूछी जाती है बेटा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्ट करंट ऐसी करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, वेरी कर रही होती है। ठीक है, पीरियोडिकली। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, हमारे इंडिया में 50 टू 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। और अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इंडिया में जो करंट यूज की जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। एंड यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां पे 60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का करंट यूज किया जाता है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद हम लोग बात करें तो डायरेक्ट करंट को जो है आप बहुत ज़्यादा दूर तक इसकी ट्रांसमिशन नहीं करा सकते हो, क्योंकि इसमें एनर्जी की लॉस ज़्यादा होती है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा दूर तक हो सकती है। इसकी स्ट्रेंथ को, इसको हम लार्ज स्केल पे भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के आपके ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जिसकी हेल्प से हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को और वोल्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर दिख रही है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो डिफरेंस की बातें करी हमने, तो डिफरेंस पहली क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, वहां पे क्या होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरिएबल होगी। ठीक है, दूसरे डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी डिफरेंस क्या होगी बेटा, तो दूसरी डिफरेंस फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज और यूएसए में यूज होने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की होगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। थर्ड डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका हम लोग यूज डीसी का लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जबकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन आसान होती है और एनर्जी लॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करने में। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है बेटा कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट करंट ये बोला जा रहा है, व्हाई इज ऑल्टरनेटिंग करंट प्रेफर्ड ओवर इंडिया ओवर डायरेक्ट करंट, लिस्ट एनी 3 रीजंस। क्या क्या रीजन है बेटा कि हम लोग ऑल्टरनेटिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट करंट। तो इसके कुछ रीजन है। पहला, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आता है, इट इज इकोनॉमिकल। दूसरा, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस विदाउट एनी मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरे अगर डिफरेंस की बात करें बेटा, तो तीसरी जो डिफरेंस है कि एक्चुअली ये चीपर होता है, इसका कॉस्ट कम आता है बेटा। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें बेटा, तो थर्ड डिफरेंस इसकी ये है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहली एडवांटेज ये होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की कि इट्स कॉस्ट इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉम्परेटिवली लो। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। दूसरे अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ एरिया। इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा दूर तक किया जा सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी को लॉस किए हुए। थर्ड, अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसके वोल्टेज को हम लोग अपने अकॉर्डिंग स्पीड अप या इसके वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। मतलब इसकी जो वोल्टेज होती है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट में वोल्टेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये सारे 3 एडवांटेजेस हैं ऑल्टरनेटिंग के ओवर। डायरेक्शन क्या होगी,
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट वायर के कारण, फिर हमने ड्यू टू सर्कुलर लूप देखा, फिर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बनाकर सोलेनॉइड पढ़े, फिर हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा डिफरेंसेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, परमानेंट मैग्नेट्स में। फिर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, फिर हमने ये देखा यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, परमानेंट मैग्नेट्स के। फिर हमने ये देखा कि अगर एक वायर को हम किसी दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होता है। उसके बाद हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा, और फिर हमने एट लास्ट किसके बारे में पढ़ा बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में, एसी और डीसी। एंड एट लास्ट वी आर गोइंग। हाँ बेटा, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन इनसे हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। और ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी इस चैप्टर को हमने पढ़ा है, आखिर इन चैप्टर्स को पढ़ने का क्या यूटिलाइजेशन है, इन टॉपिक्स जो भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में देखे हैं। तो अब हम लोग उस मोड़ पे आ चुके हैं, उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे हम इनके यूजेज को देखें। देखो बेटा, हम सारे लोगों के घरों में एक इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट बनी होती है, जिसके थ्रू फैंस, रेफ्रिजरेटर और भी चीज़ें वर्क करते हैं। तो एक बार हमें इसे समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी को घर पहुंचने की। बहुत शॉर्ट में बाइंड अप करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमें जानना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है बेटा कि थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होती है, हम लोग थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के हेल्प से हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। और लगभग 11 किलोवाट, 11 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 11,000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहाँ तक लेकर जाते हैं, पावर स्टेशन तक लेकर के जाते हैं। जो नियरेस्ट पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन के बाद वो कहाँ जा आता है, सब स्टेशन। जो आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास में इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन होगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। वहां से वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के नियरेस्ट पोल के पास पहुंचती है, जो कि 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कर रही होती है। हाँ, अब 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जो अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, 3 वायर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या है बेटा, यहाँ पे ये हमारी लाइव वायर है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है, और ये हमारी अर्थ वायर है। आपके एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि लाइव वायर की कलर क्या होती है। तो लाइव वायर का कलर रेड होता है बेटा, न्यूट्रल वायर की कलर क्या होती है, ब्लैक होती है, और अर्थ वायर की कलर ग्रीन होती है। इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा अभी जस्ट। अब हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले ये लाइव वायर कहाँ पे आती है, ये पोल से होकर के कहाँ पहुंचती है, ये पोल से होकर के हमारे कंपनी फ्यूज में पहुंचती है, जो घर के बाहर, कभी कभी घर के बाहर लगी होती है, कभी कभी पोल्स के पास भी देखने को मिलता है। और इसके बाद ये कहाँ पहुंचती है बेटा, ये पहुंचती है हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के पास। ये आप फ्यूज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पोर्सिलिन की बनी हुई है। तो सबसे पहले करंट यहाँ पहुंचती है, और इसके बाद कहाँ आती है, ये देख पा रहे होंगे पूरे डायग्राम में। इसके बाद ये कहाँ पहुंचती है बेटा, तो ये पहुंचती है हमारे मीटर के पास, इलेक्ट्रिक मीटर के पास पहुंचती है। इलेक्ट्रिक मीटर के पास ये आप देख रहे हैं फ्यूज, उसके बाद ये आपको जस्ट दिखेगा इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर दिख रहा है सारे बच्चे को। तो ये कहाँ पहुंच रही है बेटा, इलेक्ट्रिक मीटर के पास पहुंच रही है। इन दोनों को टच करने का या किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की परमिशन हमें नहीं होती है, इसकी अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम कितने एम्पियर इस फ्यूज की रेटिंग की कितनी होती है बेटा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस फ्यूज की रेटिंग होती है 50 एम्पियर। डोमेस्टिक वायरिंग के लिए इसकी रेटिंग कितनी होती है बेटा, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर की फ्यूज होती है, कंपनी फ्यूज होती है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये करंट कहाँ पहुंचा हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के पास। इलेक्ट्रिक मीटर के बाद इलेक्ट्रिक मीटर के बाद आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये करंट कहाँ पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। ये करंट कहाँ पहुंच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपको दिख पा रही होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में 2 तरह की वायरिंग होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कितने तरह की वायरिंग होती है बेटा, 2 तरह की वायरिंग। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में 2 तरह की वायरिंग किस लिए होती है, तो आपने घरों में देखा होगा कि आप 2 तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं। एक ऐसी बोर्ड होती है, एक बोर्ड ऐसी होती है जो एक बोर्ड ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे स्विचेज लगे होते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं, स्विचेज लगे होते हैं। और एक 3 पॉइंटेड पिन होती है।
पॉइंटेड पिन होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है 5 एम्पियर की करंट है यहाँ पे। ये जो बोर्ड डिजाइन होती है कितने के लिए, कितने करंट रेटिंग के लिए, 5 एम्पियर के लिए डिजाइन होती है, जिससे जो भी लाइट अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हम बात करें चार्जर की, जैसे हम बात करें बल्ब की, जैसे हम बात करें फैन की, ये सब ऑपरेट हो रहे होते हैं। और एक आपने इस तरह की बोर्ड देखी होगी अपने घरों में, जिसमें क्या लगा होता है बेटा, एक बड़ी सी स्विच होती है और एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे एक स्विच होती है और यहाँ पे 3 पॉइंट्स बने होते हैं, है ना, 3 पॉइंट्स बने होते हैं। तो इनकी रेटिंग कितनी होती है, 15 एम्पियर की होती है। मतलब ये ज़्यादा पावर के अप्लाइंसेस को रन कराने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं बेटा। जैसे आप रेफ्रिजरेटर की बात कर लो, वॉशिंग मशीन की बात कर लो, तो इसके लिए सेपरेट वायरिंग होती है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दोनों के लिए अलग अलग वायरिंग की जाती है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, जहां पे ये लाइव वायर आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, ये न्यूट्रल वायर आ रही है और ये अर्थ वायर आ रही है। अब आप बोलोगे कि सर आखिर ये न्यूट्रल और अर्थ का क्या काम है, लाइव तो हमें समझ में आ गया। देखो होता क्या है, मैं इससे आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझाना चाहूंगा, प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको। अब जैसे मान लो एक छोटी सी डायग्राम, सपोज मैंने एक सेल से बल्ब को कनेक्ट करा, ठीक है, बल्ब को कनेक्ट करा। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये इस वाले पार्ट को हम हटा दें, अगर इस वाले पार्ट को हम हटा दें, इस वाले पार्ट को अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा, अगर इस वाले पार्ट को मैं हटा दूं, इस वाले पार्ट ऑफ वायर को मैं हटा दूं, यहाँ से ब्रेक कर दूं, तो क्या ये बल्ब ग्लो कर पाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक वही रोल यहाँ पे किसका होता है बेटा, ठीक यही रोल यहाँ पे किसका होता है, न्यूट्रल वायर का होता है। न्यूट्रल वायर का मेन रोल क्या है बेटा, ये सर्किट को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है हमें। ये किस में हेल्प करता है बेटा हमें, देन इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है बेटा, 0 वोल्ट की होती है। अर्थ वायर की पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 वोल्ट की ही होती है। चलिए यहां तक की बातें क्लियर होंगी आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बेटा, ये आपको यही पावर पॉइंट वाली स्विच दिख रही होगी, जिसमें एक लाइव वायर आती है, यहाँ से न्यूट्रल आती है और ये अर्थ वायर होती है, ठीक है ना। सबके इंपॉर्टेंट रोल्स क्या है इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना अपने को, हाँ। चलो अब लाइव वायर को हम लोग फेज वायर भी कहते हैं। आपने कभी सुना होगा घरों में, अरे फेज चेंज करो, दूसरे फेज में अब तो खैर कम हो गया है, अब तो जो भी पोल से वायर्स आ रही हैं वो कवर्ड होती हैं, लेकिन पहले इस तरह का हम लोगों ने बचपन में बहुत किया, अरे फेज दूसरे फेज में लगाओ, तीसरे फेज में लगाओ, इस तरह की चीजें हो रही होती थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे जब देखेंगे बेटा तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो बातें मैंने डिस्कस करी, न्यूट्रल वायर हो गई, लाइव वायर के लिए पॉइंट हो गई, और ये अर्थ वायर के लिए पॉइंट हो गई। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट को जब हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी ये है कि शॉर्ट सर्किट क्या है। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, जस्ट अभी हमने बात करा कि लाइव वायर से कितने, लाइव वायर की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है 220, लाइव और न्यूट्रल की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है 220। मतलब लाइव वायर की पोटेंशियल अगर 220 है तो न्यूट्रल की पोटेंशियल 0 होगी, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए 220 वोल्ट। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी वायरिंग पुरानी हो जाए या ड्यू टू एनी मिस्टेक, जब ये दोनों लाइव और न्यूट्रल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, क्या होता है बेटा, लाइव और न्यूट्रल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो न्यूट्रल वायर है ना, ये जो न्यूट्रल वायर आप देख रहे हो, इसकी भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। और इसी कंडीशन को, और इसमें क्या होता है, बहुत हाई स्ट्रेंथ की करंट फ्लो करने लग जाती है, और हमारी जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाती है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह के पास में स्पार्क होता हुआ कभी, तो वो क्यों होता है बेटा, दिस हैपेंस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। ये क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये देखो ये लाइव न्यूट्रल, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रही है। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि ड्यू टू फॉल्ट ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये देख लो, कांटेक्ट में आने के कारण जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट की फ्लो होने लगती है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसकी रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और करंट की स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाती है। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन।
यहाँ पे स्पार्क और फायर भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है इसके बारे में हम लोग आराम से समझेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअली इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या होता है बेटा, ये सेफ्टी डिवाइस होता है जो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। किसकी बनी होती है, पीबी एंड एशन, लेड और टीन के अलॉय की बनी होती है। और एक्चुअली इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बहुत कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम क्यों रखी जाती है बेटा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम रखते हैं हम लोग कि जब भी करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो आपने करंट चैप्टर में पढ़ा है, अब इस लेक्चर के ठीक बाद वन शॉट वीडियो आएगा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट फ्लो करेगी, हीट भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा बेटा, ये मेल्ट कर जाएगा। ये पोर्सिलिन का बना होता है। ये फ्यूज आप देखेंगे तो इसकी बड़ी पोर्सिलिन की बनी होती है, और यही वायर है। देखो लेड एंड टीन का ये अलॉय होता है। और जब इससे ज्यादा हीट फ्लो होती है, ज्यादा करंट फ्लो होती है, तो क्या होता है बेटा, ये मेल्ट कर जाता है। अभी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है ना कि 230 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। और जब यहाँ पे इस वायर के थ्रू क्या हो रहा है, इस फ्यूज से होते हुए ये वायर के थ्रू करंट कहाँ पहुंच रहा है बेटा, आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, करंट पहुंच रहा है। और इससे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ तक ये हमारा टीवी प्रॉपरली रन कर रहा है। लेकिन क्या हुआ बेटा, अब जैसे ही इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, करंट की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में या कि ड्यू टू एनी रीजन, मान लो सपोज एक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो गई सर्किट की, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के V इक्वल्स टू आई इंटू आर, हमने तो पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी तो भाई साहब करंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है हमारा और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में क्या हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की करंट आई, और जब ज़्यादा स्ट्रेंथ की करंट आई तो क्या हो गया, ब्रेक कर गया ये। आप इसको फिर से एक बार देख लो, समझ में आएंगी चीज़ें ज़्यादा क्लियर। अब देखो क्या हुआ बेटा, ये देखिए ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेंथ की करंट आ रही है। जब ज़्यादा स्ट्रेंथ की करंट आएगी तो क्या होगा, ये टीवी को डैमेज कर सकता था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, पहले ही फ्यूज लगा दिया। इस फ्यूज ने क्या करा, फ्यूज ने क्या हेल्प करा, आप देखेंगे। अब फ्यूज लगने के बाद जब करंट इस फ्यूज से आ रही है ज़्यादा स्ट्रेंथ की, तो क्या हो रहा है बेटा, ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा। ये फ्यूज यहाँ से ब्रेक करेगा और इसके कनेक्टिविटी को क्या कर देगा, ये फिनिश कर देगा। और फिनिश कर देगा तो हमारा टीवी सेफली रह जाएगा, हमारा टीवी डैमेज होने से बच जाएगा। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है ना। तो ये हमारा एक सेफ्टी डिवाइस होता है फ्यूज, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा अर्थिंग में पढ़ाता हूँ, उसके बाद में ये क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, ठीक है। ये वायर मेल्ट हो गया, और वायर मेल्ट होने से हमारी क्या होगी, जो चीजें डिस्कस करी, सर्किट ब्रेक हो गई हमारी। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब एमआरआई में क्या होता है बेटा, तो देखो है क्या ना कि हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। स्पेशली हम हार्ट की बात करें या ब्रेन की बात करें, तो हार्ट और ब्रेन दोनों में बहुत इसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होता है वो कंसिडरेबल होता है, और इसको क्या करा जा सकता है, एक्सपीरियंस करा जाता है। इसी चीज़ का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं बेटा, एमआरआई मशीन में। आपने सुना होगा ब्रेन की जब हम लोग सीटी स्कैन वगैरह या एमआरआई कराने जाते हैं, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि हम जब यहाँ से जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे ब्रेन और हार्ट और ब्रेन से ये होती है, तो प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो मशीन है, एमआरआई मशीन है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे हो क्या रही हैं चीजें, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इवन इफ करंट इज वेरी वीक। क्या हो रहा है बेटा, करंट की स्ट्रेंथ बहुत कम भी होगी तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और आयन करंट मतलब बहुत कम स्ट्रेंथ की जो करंट है ना, ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इफ वी टच समथिंग आवर नर्व्स, अगर हम लोग जैसे मैंने इसको टच करा, तो जब हम लोग किसी चीज को टच करते हैं तो हमारा नर्व क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैरी करता है, कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। मसल से उस बॉडी पार्ट से कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये चीजें आपको दिख रही होंगी। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद क्या हो रहा है, बेटा
उसके बाद हमारा दिस प्रोड्यूस वीक मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत कम ही स्ट्रेंथ की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, मेनली दिस कैन बी फील्ड एक्सपीरियंस्ड इन हार्ट एंड ब्रेन एंड अब इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी एक इमेज बनाते हैं। किसकी इमेज बनाते हैं बेटा, हार्ट और ब्रेन की इमेज बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए कि इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। और जिस मशीन से ये इस पूरे एक्टिविटी को हम लोग ये जिस मशीन से हम लोग इस चीज़ को करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। हाँ, अब हम लोग आते हैं बेटा कि क्या हो अगर हम लोग नंगे पांव वायरिंग को टच कर दें, ठीक है ना। अगर हम लोग वायरिंग को नंगे पांव टच करेंगे तो क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, डोमेस्टिक पावर यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। अर्थ की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 0 वोल्ट की है। अब क्या होगा बेटा, अगर कोई एक पर्सन है जो बाई मिस्टेक इसको टच कर लेता है, और हमारी बॉडी तो आपको पता ही है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने बात करी एमआरआई में के बारे में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी हमारे बॉडी के दोनों पार्ट्स में, और हमें क्या लगेगा, शॉक लगेगा। हमें क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और शॉक लगेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, रबर की शू पहनते हैं। अब क्या होगा, आप लोग देख पा रहे हो ना इस सर्किट में, ये ऑलमोस्ट इसी तरह काम कर रहा है। यहाँ पे 220 वोल्ट की, कितने वोल्ट की यहाँ पे पोटेंशियल मिल रही, 220 वोल्ट की पोटेंशियल मिल रही है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 0 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आगे जब देख रहे हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं, तो आगे क्या दिख रहा है हमें, अब हम लोग आगे देख रहे हैं, हमने क्या करा, अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि हमने शूज पहन लिया, ठीक है। तो देखो करंट यहाँ से पोटेंशियल की डिफरेंस तो बन नहीं पाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंसुलेटिंग कंडीशन मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेटिंग कंडीशन मिलेगा, और ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों, करंट की फ्लो नहीं होगी, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी एंड यू विल नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं बेटा, ओवरलोडिंग क्या होती है। जब बेटा हम लोग ओवरलोडिंग के बाद, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एंड व्हाट इज ओवरलोडिंग, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एक बॉक्स है, एक्सटेंशन बोर्ड है, इससे बहुत सारे प्लग्स कनेक्टेड हैं। तो ओवरलोडिंग को जरा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ये मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई से क्या हुआ, हमने कनेक्ट करी एक फ्यूज, यहाँ से आई है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास, एमसीबी सॉरी ये एमसीबी लगी हुई है, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया एक टेलीविजन को, ठीक है। हमारा ये टेलीविजन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। देखो ये बच्चा ड्रैगन और ये बर्ड कितने अच्छे से दिख रहे हैं इस टेलीविजन में, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमने एक और रेफ्रिजरेटर ला करके कनेक्ट कर दिया इससे। फिर हमने क्या करा प्यारे बच्चों, अभी भी हम नहीं माने, हमने क्या कर दिया, इससे एक और डिवाइस कनेक्ट कर दिया, और हमने यहाँ पे ला करके आयरन लगा दिया यहाँ पे। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि एक ही पॉइंट से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट जा रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट जा रही है। अब क्या हो रही है कि करंट यहाँ आई और यहाँ आकर के तीनों पार्ट में डिवाइड हो गई। तो जब आप देखोगे इस वायर की अगर हम बात करें, फॉर दिस वायर, तो इसको तो बहुत ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्योंकि भाई साहब इस टेलीविजन को रन करने के लिए भी करंट चाहिए, रेफ्रिजरेटर को रन करने के लिए भी करंट चाहिए, और आयरन को रन करने के लिए भी करंट चाहिए। तो इस वायर को क्या करना पड़ रहा है, बेचारे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट कैरी करनी पड़ रही है, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट कैरी करनी पड़ेगी इस वायर को, तो क्या हो, अभी देखो अभी हमने इससे एसी भी कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ भाई साहब कि जैसे ही हमने, अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, अभी जैसे ही हमने इससे एसी कनेक्ट कराना, तो ये देखो क्या हुआ भाई साहब, ये फ्यूज मेल्ट कर गया। क्यों मेल्ट कर गया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट पास करने लग गई। और हुआ क्या कि जब करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा प्यारे बच्चों, वहां पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा हीट ने क्या करा, इस फ्यूज को ब्रेक कर दिया और हमारे इस सारे डिवाइसेस को बचा दिया। मतलब क्या हुआ बेटा कि इस वायर से ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट पास करने लग गई। क्यों, ड्यू टू ओवर कनेक्शंस फ्रॉम द सेम पॉइंट। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरलोडिंग बोलते हैं। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये चीजें क्लियर है सारे बच्चों के लिए, किन्हीं को कोई डाउट नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ से वायर ब्रेक, अगर ये फ्यूज हमारी ज्यादा रेटिंग की है तो ये वायर यहाँ से क्या हो गया, बर्न करके मिल्ट कर
क्लियर गया। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना बेटा? चलिए अब हम लोग अर्थिंग के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ये ग्रीन वाली जो वायर थी ना अर्थिंग, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा एक बोर्ड। इस बोर्ड में आपको दिख रहे होंगे 3 पॉइंट्स, जहां से ये कौन सी है? न्यूट्रल की पॉइंट है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, लाइव वायर की पॉइंट है। ये लाइव वायर की पॉइंट है। ये किसकी पॉइंट है बेटा? तो ये न्यूट्रल वायर की पॉइंट है। और ये किसकी पॉइंट है? ये अर्थ वायर की पॉइंट है। अब हो क्या रहा है बेटा? ये अर्थ वायर की जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपने सब लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, एक हम लोग कॉपर की प्लेट इंसर्ट करते हैं एक गड्ढा खोद करके, और यहाँ से वायर आती है। और ये वायर कहाँ जाकर के मिलती है बेटा? इस सॉकेट में मिलती है। अब एक इलेक्ट्रिक आयरन के को अगर हम कंसीडर करते हुए बात करें, एक सपोज एक इलेक्ट्रिक आयरन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक आयरन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक आयरन में क्या हो रहा है? आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आप ध्यान से देखो इसको जरा, क्या चीजें हो रही है बेटा? एक इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग समझते हैं कि यहाँ से हमने एक लाइव वायर लाया और एक न्यूट्रल वायर लाया। सपोज मैंने केवल 2 ही वायर लाया होता तो क्या होता? अब क्या होगी? इलेक्ट्रिक आयरन को की रेसिस्टेंस हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वायर यूज करते हैं हम लोग? नाइक्रोम वायर यूज करते हैं ना हम लोग यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ प्यारे बच्चों, हुआ क्या? रेसिस्टेंस इसकी हाई है, लाइव और न्यूट्रल वायर की। अब हमने क्या करा बेटा यहाँ पे हमने एक एडिशनल वायर कनेक्ट करा ग्रीन कलर का, जो अर्थ वायर है। अब इससे बेनिफिट क्या है इसको समझते हैं हम लोग। सपोज लाइव वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर दिया और अर्थ को भी कनेक्ट कर दिया, तो हुआ क्या प्यारे बच्चों? अब जब करंट आ रही थी, तो ये करंट लाइव वायर के थ्रू होती हुई कहाँ गई बेटा? न्यूट्रल वायर से होती हुई इसने सर्किट को कंप्लीट करा, और ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन, इस इलेक्ट्रिक आयरन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अब मान लो कि ड्यू टू एनी फॉल्ट क्या हुआ कि करंट की थोड़ी सी लीकेज हो गई। कहाँ पे लीकेज हो गई? इसके बॉडी में, इस इलेक्ट्रिक आयरन के बॉडी में करंट की थोड़ी सी लीकेज हो गई। अब जब ये लीकेज हुई तो क्या हुआ बेटा? जब करंट की लीकेज होगी तो क्या होगा? इसके पूरे बॉडी पे क्या होगा? करंट स्प्रेड कर जाएगा। जब आप क्लॉथ्स को आयरन कर रहे होगे तो क्या होगा बेटा? जब क्लॉथ्स को आप आयरन करोगे तो थोड़ी सी एक शॉक आपको भी लगेगी। तो भाई साहब ये तो डेंजर सिचुएशन है ना हमारे लिए। तो हमने क्या करा बेटा? अब रोल आता है किसका? अर्थ वायर का। धरती हमारी माँ है और ये हमें अब बचाने का काम करेगी। कैसे बचाने का काम करेगी देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। अब ये देखो, ये प्लेट से वायर कनेक्टेड हो गई है यहाँ पे। अब जो करंट आया, करंट की अगर लीकेज हो भी रही है तो जो एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू कहाँ पे चला जा रहा है बेटा? अर्थ में चली जा रही है। और ये जो मेटल की प्लेट है ना, यहाँ से हमें क्या हो रहा है? हमें शॉक नहीं मिल रहा है। इस मेटल के अल्दो हमने आयरन को टच किया हुआ है, लेकिन शॉक नहीं मिल रही है। और एक्स्ट्रा करंट कहाँ चली जा रही है? अर्थ में चली जा रही है। दिस इज द पर्पस ऑफ अर्थिंग। बातें समझ आ रही है ना बेटा? तो अगर आपसे पूछी जाए कि व्हाट आर द 2 सेफ्टी डिवाइसेस और 2 सेफ्टी मेजर्स, और what are the 2 safety things which should be done in electric circuit और डोमेस्टिक सर्किट, एक तो फ्यूज हो गया और दूसरी क्या हो गई? दूसरी हमारी अर्थिंग हो गई। दोनों हमें सेव करता है। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी सारे बच्चों की, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या होता है ना कि रेनी सीजन में हमेशा मना किया जाता है कि वॉल्स वगैरह को टच नहीं करें, या रूफ पे नंगे पांव ना जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्चुअली क्या होता है बेटा, रूफ एंड वॉल्स जो होते हैं ना, वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण एक्चुअली वो प्योर वाटर नहीं होती है ना, सॉल्टी वाटर होती है। तो ये क्या कंडक्ट करवा रहे होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, और हमें वहां इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस होती है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑफ करके रखना चाहिए किस टाइम में? रेंस के टाइम में। क्यों? ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक हमारे डिवाइस तक नहीं पहुंच पाए। जैसे थंडर स्टॉर्म हो रही है या लाइटनिंग होती है, तो यहां से बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की करंट फ्लो कर रही होती है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट की फ्लो होने के कारण क्या होता है कि सपोज यहां से करंट आया और आपके रूफ पे, चूंकि वो तो भींगी हुई है, वेट है तो भींगी हुई है, तो उसके थ्रू अगर कहीं ये आपके इस डिवाइस तक पहुंच गया तो वो उसको डैमेज कर सकता है ना। यही सारी चीजें हैं बेटा। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। क्वेश्चन आंसर हम लोग एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनेगी आपकी। नेक्स्ट वीडियो में आपको वन शॉट पे दे रहा हूं। कौन से चैप्टर के लिए बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म का भी, और तब मैं करंट के लिए आपको क्वेश्चन ला करके दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में, वही सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।
तो बेटा आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें पूरी क्लियर होंगी। एक बार रिकैप कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हमने देखा डोमेस्टिक वायरिंग अभी जस्ट, और डोमेस्टिक वायरिंग में हमने क्या क्या चीज़ें देखी बेटा। तो डोमेस्टिक वायरिंग में हमने ये देखा कि 3 तरह के वायर्स हैं, रेड लाइव वायर, ग्रीन अर्थ वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर। पोटेंशियल डिफरेंस लाइव की 220 वोल्ट, न्यूट्रल और अर्थ की 0 वोल्ट की होती है। उसके बाद हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, तो उसके बाद हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ा। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। यहाँ से आपके सवाल बने। हाँ, एक चीज चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कलर कोडिंग मैंने डिस्कस करी, ओल्ड कलर कोडिंग है। न्यू कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, न्यू कलर कोडिंग में लाइव को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइव को हम लोग ब्राउन से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल को ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं और अर्थ को ग्रीन या येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बेटा, अपनी बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से करें। आई होप आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएं और हमारी पूरी टीम हर सब्जेक्ट के साथ आपके साथ एग्जाम के लास्ट पेपर तक लगी रहेगी। और हमारा और आपका एक ही मकसद होगा, कम से कम समय में ज्यादा रिजल्ट लेकर के आए। क्योंकि इंटेलिजेंट वो नहीं है बेटा, इंटेलिजेंट वो नहीं है जिसने पूरे साल तैयारी करी और तब जाकर वो 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहा है। अगर आप 2 महीने 3 महीने के तैयारी में 90 प्लस लेकर के आ रहे हो, तब जाकर के आप ब्रिलियंट हुए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।